मूवी की शुरुआत थाईलैंड के एक बिजी शहर बैंकॉक से होती है, जहां हम लूक नाम के एक आर्कोलॉजिस्ट को देखते हैं। लेकिन इस वक्त वो किसी पुरानी सिविलाइजेशन की खोज नहीं कर रहा था, बल्कि एक कीमती पेंटिंग चुराकर बैंकॉक की भीड़ भाड़ वाली गलियों से भाग रहा था। तभी कुछ देर बाद दो गाड़ियां उसका रास्ता रोक लेती हैं। तभी गैंगस्टर कसाम लूक से कहता है कि वो पेंटिंग मेरे बॉस की है, इसलिए चुपचाप हमें वापस दे दो। लेकिन लूक कहता है ठीक है, चलो सड़क के किनारे बात करते हैं। फिर जैसे ही कसाम उसकी बात मानकर आगे बढ़ता है तो लूक उसको चकमा देकर भाग निकलता है। फिर कसाम अपने आदमियों को उसे ठोकने का ऑर्डर देता है और देखते ही देखते बैंकॉक की सड़कों पर जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। अब लूक अपनी स्मार्ट ड्राइविंग और तेज दिमाग की हेल्प से उनसे बचने की कोशिश करता है और भीड़ भाड़ वाली लोकल मार्केट में घुस जाता है। इसी दौरान उसके पास उसके साथी मर्फ का फोन आता है और लूक मर्फ को कहता है कि इतनी फायरिंग के बीच शायद मैं टाइम पर एयरफील्ड नहीं पहुंच पाऊंगा। फिर मर्फ तुरंत ही उसको एक नया प्लान बताता है और कहता है अब तुम एयरफील्ड भूल जाओ और जल्दी से चांग माई जाने वाली ट्रेन पकड़ लो, मैं प्लेन लेकर वहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर लूक बिना समय गवाए रेलवे स्टेशन की तरफ भाग पड़ता है। रास्ते में एक कार उसको टक्कर मार देती है और वो स्कूटर से नीचे गिर जाता है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी वो हार नहीं मानता, बल्कि गोलियों से बचता हुआ स्टेशन तक पहुंच जाता है और जल्दी से चांग माई जाने वाली ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है। तभी कुछ देर बाद लूक को ट्रेन के अंदर नींद आ जाती है और उसको एक अजीब सा सपना आता है। सपने में उसको एक गोल्डन मास्क दिखाई देता है, जिसके अंदर से एक रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोशनी उसको एक अजीब सी जगह पर बुला रही हो। तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और वो सोच में पड़ जाता है कि जो कुछ भी उसने सपने में देखा वो सिर्फ एक सपना ही था या फिर किसी बड़ी चीज का इशारा। तभी इसी दौरान लूक की नजर सामने बैठी एक लड़की पर पड़ती है, जो शायद शुरू से ही उसका पीछा कर रही थी। फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है तुम नींद में बहुत बातें करते हो। लेकिन लूक उसकी बातें सुनकर थोड़ा झेंप जाता है और उसका नाम पूछता है। फिर वो मुस्कुराकर कहती है जितना कम जानोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। दरअसल इस लड़की का नाम था एस्मा। फिर वो लूक को सख्त वार्निंग देती है कि तुमने जो भी पेंटिंग चुराई है तुम जल्दी से उसे मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मेरे बॉडीगार्ड पहले से ही इस ट्रेन के अंदर मौजूद हैं। अगर तुमने मना किया तो मेरे लोग जबरदस्ती वो पेंटिंग तुमसे छीन लेंगे, इससे तुम्हें चोट भी पहुंच सकती है। तभी अचानक से एस्मा का एक बॉडीगार्ड पीछे से उस पर हमला कर देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर एस्मा उसके हाथ से पेंटिंग छीन लेती है। लेकिन लूक भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो तुरंत ही उसका पीछा करता है और फिर चलती हुई ट्रेन के अंदर दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। फिर काफी देर तक दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ते हैं, लेकिन आखिर में लूक अपनी जान बचाने के लिए चलती हुई ट्रेन से छलांग लगा देता है। अगले सीन में हमें लंदन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लूक की बहन शार्लेट अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी। इन दिनों उसका अपने एक्स बॉयफ्रेंड हार्लोड के साथ डिवोर्स केस भी चल रहा था और हार्लोड घर का लगभग सारा सामान अपने नाम पर करवाना चाहता था। लेकिन शार्लेट को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ अपने 11 साल के बेटे टॉम की कस्टडी चाहिए थी। लेकिन हार्लोड साफ साफ कह देता है कि अगर तुम्हें टॉम की कस्टडी चाहिए तो इसके लिए तुम्हें कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। फिर कोर्ट से निकलने के बाद शार्लोट सीधा एक म्यूजियम में जाती है, जहां पर वो जॉब करती है। फिर जैसे ही वो अंदर जाती है उसको एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके भाई लूक की थी, जिसको वो करीब 1 साल बाद मिल रही थी। फिर उसको देखकर शार्लोट बहुत हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर लूक मुस्कुराते हुए कहता है सोचा अपनी छोटी बहन से मिल लूं। और फिर वो टॉम और हार्लोड के बारे में पूछने लगता है। तभी शार्लोट भारी मन से बताती है कि टॉम तो ठीक है, लेकिन हार्लोड ने मुझे धोखा दिया और अब वो किसी और औरत के साथ ही रिश्ते में है। फिर माहौल ठीक करने के लिए लूक हंसते हुए कहता है तुम तो एक मास्टरमाइंड हो और हार्लोट ठहरा एक बंदर। लेकिन शार्लोट उसको वहीं पर रोक देती है और कहती है फिलहाल ये मजाक करने का टाइम नहीं है। तभी लूक उससे पूछता है कि क्या तुम सच में इस म्यूजियम में नौकरी करके खुश हो। फिर लूक उसको अपने पिता हैरिसन की याद दिलाता है, जो एक मशहूर ट्रेजर हंटर आर्कियोलॉजिस्ट थे। फिर वो बताता है कि उनके साथ दुनिया भर में खजानों की तलाश करना ही असली जिंदगी थी।
फिर ये बात सुनकर शार्लेट कहती है कि अब वो 10 साल पुरानी बात हो गई है और हमारे पिता भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन लूक तो आज भी उसी दुनिया में जी रहा था। तभी लूक अचानक से वर्जिन मैरी और बेबी जीसस वाली एक पेंटिंग की तरफ इशारा करता है और कहता है कि शायद उसमें कोई दरार आ गई है। फिर शार्लोट जैसे ही उसको ध्यान से देखने के लिए जाती है तो सही मौके का फायदा उठाते हुए ल्यूक म्यूजियम से एक और बेशकीमती पेंटिंग चोरी कर लेता है, लेकिन अगले ही पल पूरे म्यूजियम में अलार्म बज उठता है। फिर शार्लोट तुरंत ही उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन बाहर पहुंचते ही ल्यूक उसको कहता है कि अगर तुम्हें ये पेंटिंग वापस चाहिए तो अभी की अभी मेरे साथ चलो। अब कोई दूसरा रास्ता ना होने की वजह से शार्लोट उसकी कार में बैठ जाती है, लेकिन तभी पुलिस वाले भी उनका पीछा करने लगते हैं। लेकिन ल्यूक अपनी शानदार ड्राइविंग स्किल से पुलिस को ऐसा चकमा देता है कि अपनी कार को एक चलते हुए ट्रक के अंदर छुपा देता है। फिर जब शार्लोट बाहर निकलती है तो ये देखकर वो हैरान हो जाती है कि ल्यूक आज भी अपने पिता की पुरानी टीम के साथ काम कर रहा है। तभी मर्फ बताता है कि जिस पेंटिंग के लिए हमने इतनी मेहनत की उसके पीछे कोई क्लू ही नहीं मिला, यानी उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई। फिर ल्यूक अपनी बहन को पूरी सच्चाई बताता है कि मैं फाउंटेन ऑफ यूथ नाम की एक रहस्यमयी जगह की तलाश में हूँ। माना जाता है कि वहाँ का पानी किसी भी इंसान को मौत के मुंह से वापस ला सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता 6 अलग अलग खास पेंटिंग्स में मिले क्लू से मिलेगा और हमारे पास पहले से ही 5 पेंटिंग्स मौजूद हैं और हमें उम्मीद थी कि इस छठी पेंटिंग से आखिरी क्लू भी मिल जाएगा, लेकिन ये पेंटिंग तो नकली निकली। फिर ल्यूक शार्लेट से कहता है कि ये मिशन पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्योंकि आर्ट और हिस्टोरिकल क्लूज समझने में तुमसे बेहतर कोई भी नहीं है। लेकिन शार्लोट अपने बेटे टॉम की कस्टडी का हवाला देकर इस काम के लिए साफ साफ इनकार कर देती है। तभी देखते ही देखते दोनों बहन भाई के बीच जबरदस्त बहस छिड़ जाती है और फिर ल्यूक उसको वापस से म्यूजियम छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन उसको ये भी पता था कि अगर शार्लेट होश में रही तो वो पुलिस को सारी बात बता देगी, इसलिए वो उसको बचपन की एक आदत याद दिलाता है और कहता है पहले एक गहरी सांस लो। फिर जैसे ही शार्लेट सांस लेती है तो ल्यूक उसके चेहरे पर एक बेहोशी वाली स्प्रे कर देता है और कुछ ही सेकंड में शार्लेट बेहोश हो जाती है। फिर ल्यूक उस चोरी की गई पेंटिंग को दोबारा से उसकी जगह पर रख देता है और शार्लेट को म्यूजियम के बाहर छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद जब शार्लेट की आंख खुलती है तो होश में आते ही वो म्यूजियम के अंदर जाती है। तभी उसका बॉस बताता है कि जब पेंटिंग गायब हुई तो पुलिस को तुम पर ही शक हो रहा था। फिर शार्लेट उसको लाख समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो पेंटिंग मैंने खुद चोरी की होती तो मैं वापस म्यूजियम में क्यों आती, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात इंटरपोल ऑफिसर जमाल अब्बास से होती है। तभी जमाल बताता है कि तुम्हारा भाई ल्यूक पिछले कुछ समय में दुनिया भर में जितनी भी हाई प्रोफाइल आर्ट थीफ्ट्स हुई हैं, उन सब में शामिल था। ये बात सुनकर शार्लेट हैरान रह जाती है और कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर जब जमाल उससे ल्यूक का ठिकाना पूछता है तो वो कहती है कि अगर मुझे उसके बारे में कुछ भी पता चला तो मैं खुद तुम्हें बता दूंगी। अब क्योंकि ल्यूक ने जिस पेंटिंग को चुराया था उसने वो रहस्यमय तरीके से वापस म्यूजियम में रख दी, इसलिए शार्लेट को पकड़ने का भी उनके पास कोई रीजन नहीं था। फिर शार्लेट जब अपने बेटे टॉम से मिलने के लिए जाती है तो उसका एक्स हस्बैंड हारोल्ड ताना मारते हुए कहता है कि अब तो तुम पेंटिंग्स चुराने वाले की मददगार बन गई हो और ऐसे हालातों में तुम्हें टॉम की कस्टडी तो कभी भी नहीं मिलेगी। तभी टॉम बाहर आता है और शार्लेट मुस्कुराकर उसको भरोसा दिलाती है कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वहां से निकलकर शार्लोट मर्फ के ठिकाने पर पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात अपने पिता की टीम के एक पुराने सदस्य डेब से होती है, लेकिन इतने में ल्यूक भी वहां पर आ जाता है। फिर शार्लेट गुस्से में उस पर बरस पड़ती है और कहती है तुम्हारी वजह से मेरी जॉब चली गई और अब तो मेरे बेटे की कस्टडी भी खतरे में पड़ गई है। इतने में वहां पर ओवेन कार्वर आता है और माहौल को शांत करते हुए अपना परिचय देता है और बताता है कि इस पूरे मिशन को मैं ही फंड कर रहा हूँ। ओवेन कहता है कि मुझे एक लीवर कैंसर है और डॉक्टर्स ने बताया है कि मेरे पास बहुत कम समय बचा है, बस मैं मरने से पहले फाउंटेन ऑफ यूथ पहुंचना चाहता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि अगर मैं उस रहस्यमय जगह पर पहुंच गया तो शायद मेरी जान बच जाएगी। लेकिन शार्लेट को यह सब एक कहानी लगती है और वो साफ साफ कह देती है कि फाउंटेन ऑफ यूथ जैसी कोई भी जगह नहीं है। तभी ओवेन बताता है कि हेरोडोटस, महाभारत और यहाँ तक कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानियों में भी फाउंटेन ऑफ यूथ का जिक्र मिलता है,
जिसके बाद ल्यूक बताता है कि मेरी रिसर्च के दौरान मुझे 9वीं सदी का एक तिब्बतन स्क्रॉल मिला था जिसमें उस रहस्यमय जगह का संकेत दिया गया है। तभी ओवेन बताता है कि सदियों से प्रोटेक्टर्स ऑफ द पाथ नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी इस रहस्य की रक्षा करती आ रही है और ल्यूक का यह भी मानना है कि थाईलैंड में मेरी भिड़ंत इसी सीक्रेट सोसाइटी की एक सदस्य एस्मा से हुई थी। तभी मर्फ उसको पूरी कहानी समझाता है कि करीब करीब 400 साल पहले दुनिया के 6 महान आर्टिस्ट ने मिलकर फाउंटेन ऑफ यूथ तक पहुंचने वाले सारे क्लूज अपनी 6 मशहूर पेंटिंग्स के अंदर छुपा दिए थे। तभी डेब बताती है कि हर पेंटिंग के पीछे एक अदृश्य निशान बना हुआ है जिस पर लतीनी भाषा में 6 and 1 लिखा हुआ है और ये बात सुनते ही शार्लेट समझ जाती है कि ल्यूक आखिर उसको यहाँ पर क्यों लाया है। तभी उसको एहसास होता है कि इस पहेली को सुलझाने के लिए ल्यूक को उसकी आर्ट एक्सपर्टीज की जरूरत है और ल्यूक भी इस बात से इनकार नहीं करता। तभी शार्लेट बताती है कि रेम्ब्रांडट अक्सर ही अपनी पेंटिंग्स की डुप्लीकेट कॉपीज भी बनाया करता था, यानी म्यूजियम में रखी पेंटिंग्स असली नहीं बल्कि नकली है। अब इतनी बातें सुनने के बाद भी शार्लेट का गुस्सा शांत नहीं होता और वो ल्यूक से कहती है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी नौकरी चली गई और अब मेरे बेटे की कस्टडी भी खतरे में है। फिर ओवेन उसको भरोसा दिलाता है कि मैं तुम्हारे केस में तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। फिर काफी सोचने के बाद शार्लेट उसको बताती है कि असली रेम्ब्रांडट पेंटिंग मशहूर कलेक्टर एल्फ्रेड वेंडरबिल्ट के पास थी। तभी ल्यूक उसको बताता है कि मेरी रिसर्च से पता चला है कि वो पेंटिंग वर्ल्ड वार 1 के दौरान डूबे हुए लुसितानिया जहाज के साथ समुद्र में ही डूब गई। तभी रात को ल्यूक की मुलाकात फिर से एस्मा से होती है और एस्मा उसको आखिरी बार चेतावनी देती है कि फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश बंद कर दो क्योंकि इस रास्ते पर सिर्फ मौत और तबाही है। लेकिन हमेशा की तरह ल्यूक उसकी बातों को हल्के में ले लेता है और यहाँ तक कि मजाक मजाक में उससे एक किस भी मांग बैठता है। लेकिन एस्मा बड़े ही ठंडे अंदाज में कहती है कि मुझे तुम्हारी नहीं बल्कि उन लोगों की चिंता है जो तुम्हारी वजह से मारे जाएंगे और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे शार्लेट टॉम की पियानो प्रैक्टिस देखने के लिए जाती है। वहीं ल्यूक उसे बताता है कि तुम्हारी दी हुई जानकारी की वजह से हमें असली पेंटिंग का पता चल गया है, अब तुम्हें हमारी और भी हेल्प करनी होगी। लेकिन शार्लेट मना कर देती है। लेकिन जब उसे टॉम के भविष्य और ओवेन के किए हुए वादे का ख्याल आता है तो वो इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए मान जाती है। फिर उसी दिन पूरी टीम मिलकर लुसितानिया जहाज के मलबे तक पहुंचने की कोशिश करती है और समुद्र की गहराई में जाकर उस जहाज के अंदर चली जाती है। फिर काफी तलाश करने के बाद ल्यूक को आखिरकार असली पेंटिंग मिल ही जाती है। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलने लगते हैं तो वहां पर एस्मा अपने आदमियों के साथ पहुंच जाती है। फिर शार्लेट एस्मा से पूछती है कि तुम कौन हो और वो मुस्कुराते हुए ल्यूक से कहती है कि क्या तुमने अपनी बहन को मेरे बारे में नहीं बताया। फिर ल्यूक हंसकर जवाब देता है कि पिछले कुछ दिनों में मुझे अपनी बहन से बात करने का मौका ही नहीं मिला। तभी ल्यूक अचानक से मौका देखकर एस्मा के आदमियों पर हमला कर देता है और पानी के अंदर ही दोनों तरफ से जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। अब इस लड़ाई के दौरान ल्यूक भारी पड़ रहा था। तभी एस्मा अपनी गन लेकर शार्लेट के ऊपर तान देती है और ल्यूक से कहती है कि अगर तुम्हें अपनी बहन की जान प्यारी है तो तुरंत वो पेंटिंग मेरे हवाले कर दो। अब ल्यूक कोई फैसला कर पाता इससे पहले ही जहाज से जुड़े फ्लोटेशन टैंक्स अचानक से फट जाते हैं और तेज दबाव के साथ समुद्र का पानी पूरे जहाज में भरने लगता है। अब देखते ही देखते हर तरफ अफड़ा तफड़ी मच जाती है। अब ल्यूक और शार्लेट किसी तरह से उस डूबते हुए जहाज से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और एस्मा भी अपने आदमियों के साथ वहां से निकल जाती है। फिर बाहर आने के बाद शार्लेट गुस्से में ल्यूक से कहती है कि तुम सिर्फ एक पेंटिंग के लिए मेरी जान खतरे में डालने वाले थे। लेकिन ल्यूक चुप रहता है और उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वो दोनों वापस से अपनी टीम के पास लौट जाते हैं। तभी शार्लेट के पास उसके एक्स हस्बैंड की वीडियो कॉल आती है और वो बताता है कि अरबपति ओवेन कार्वर ने मुझे जापान में 1 साल की कंसल्टिंग जॉब ऑफर की है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए जापान जा रहा हूँ और पीछे से तुम्हें ही हमारे बेटे टॉम का ख्याल रखना होगा। फिर शार्लेट उसकी ये बात खुशी खुशी मान लेती है और वादा करती है कि मैं अपने बेटे का पूरा ख्याल रखूंगी। तभी कुछ देर बाद ल्यूक शार्लेट के पास आता है और पिछली बातों के लिए उससे माफी मांगने की कोशिश करता है और बताता है कि एस्मा उसी प्रोटेक्टर ऑफ द पाथ नाम की सीक्रेट सोसाइटी की सदस्य है जिससे मेरी मुलाकात थाईलैंड में हुई थी। लेकिन शार्लेट मुस्कुराकर कहती है कि मुझे तो तुम दोनों के बीच में कुछ अलग ही रिश्ता महसूस होता है। फिर वो मजाक में पूछती है कि क्या तुम्हारा उसके साथ कुछ चल रहा है। लेकिन ल्यूक हंसते हुए जवाब देता है कि वो मुझे पसंद करती है लेकिन मैं उसे नहीं करता। फिर ये बात सुनकर शार्लेट मुस्कुरा देती है और दोनों बहन भाई के
बीच का तनाव थोड़ा कम हो जाता है। तभी रात को ल्यूक को फिर से वही अजीब सपना आता है और इस बार वो खुद को फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी पीते हुए देखता है। लेकिन जैसे ही वो पानी पीने लगता है, उसकी आंखों के सामने शार्लेट और टॉम अचानक से बूढ़े होने लगते हैं और कुछ ही पलों में उनकी मौत भी हो जाती है। फिर वो डरावना नजारा देखकर ल्यूक घबरा कर नींद से जाग जाता है, लेकिन वो अपने इस सपने के बारे में किसी को भी नहीं बताता। फिर नेक्स्ट डे पूरी टीम ऑस्ट्रिया पहुंच जाती है, जहां दुनिया की बची हुई आखिरी विक्ड बाइबल एक पुरानी लाइब्रेरी में रखी हुई थी। फिर मर्फ वहां बाहर निगरानी रखता है, जबकि ल्यूक, शार्लेट और डेब अंदर बाइबल देखने के लिए चले जाते हैं। फिर मौका मिलते ही ल्यूक और उसकी टीम लाइब्रेरी के कर्मचारियों को बेहोश करके उस बाइबल को चुरा लेते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन इसी दौरान एस्मा भी अपने आदमियों के साथ वहां पर पहुंच जाती है। तभी मर्फ ईयरपीस के जरिए ल्यूक को खबर देता है कि एस्मा पूरी टीम के साथ आ चुकी है। फिर ल्यूक बाहर जाकर उसका सामना करता है और दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। फिर काफी देर लड़ने के बाद ल्यूक एस्मा को रोककर अपनी टीम के साथ वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ ओवेन टॉम के साथ बाहर घूम रहा था। तभी कुछ लोग उसको अगवा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओवेन अकेले ही उन सब को हरा देता है। फिर वो टॉम के साथ होटल पहुंचकर बड़े ही उत्साह के साथ ये बात शार्लेट को बताता है, जिसको सुनने के बाद शार्लेट गुस्सा हो जाती है और ल्यूक से कहती है कि तुम्हारी वजह से अब मेरे बेटे की जान भी खतरे में पड़ गई। तभी पूरी की पूरी टीम उस बाइबल को डिकोड करने की कोशिश करती है। तभी मर्फ को बाइबल के सुनहरे किनारों पर 1 से लेकर 7 तक के अंकों की सीक्वेंस मिलती है, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। अब शार्लेट भी हार मानकर वहां से जाने लगती है, लेकिन फिर उसका बेटा टॉम उसे कहता है कि आप लोग उन नंबर्स को गलत तरीके से देख रहे थे। ये नंबर्स नहीं है, बल्कि म्यूजिकल नोट्स हैं। ये बात सुनते ही सब लोग फिर से जांच करने लगते हैं और फिर मर्फ जब उन सभी नोट्स को पुराने संगीत से मिलाता है तो पता चलता है कि ये एक वाटर इन द डेजर्ट नाम का एक प्राचीन गीत है, जो 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। फिर जब उन सभी क्लूज को दुनिया के नक्शे पर मिलाया जाता है तो आखिरी निशान इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा पर जाकर रुकता है। फिर पूरी टीम इजिप्ट के लिए रवाना हो जाती है। सफर के दौरान भी ल्यूक अपने डरावने विजन के बारे में सोचता रहता है, लेकिन इस बारे में किसी को भी नहीं बताता। दूसरी तरफ एस्मा भी अपने लीडर से मिलने के लिए वेटिकन सिटी पहुंच जाती है। तभी उसका लीडर उसको एक खास एंशिएंट की देकर कहता है कि अगर कोई गलत इंसान फाउंटेन ऑफ यूथ तक पहुंच जाए तो कुछ भी हो उसको हमेशा के लिए वहीं पर बंद कर देना। तभी कुछ देर बाद ल्यूक की टीम इजिप्ट पहुंच जाती है और वहां पर उसकी मुलाकात प्रोफेसर बिशेर से होती है, जो ग्रेट पिरामिड के बड़े विशेषज्ञ थे। तभी 3D स्कैनिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से पता चलता है कि पिरामिड के नीचे कई सीक्रेट चैम्बर्स छिपे हुए हैं और ल्यूक को यकीन हो जाता है कि फाउंटेन ऑफ यूथ का रास्ता भी वहीं पर मौजूद है। तभी पिरामिड के अंदर जाने से पहले शार्लेट ल्यूक को अपने पिता हैरिसन की एक बात याद दिलाती है कि जब हमारे पिता को गोल्डन मास्क ऑफ इनी मिला था तब उन्होंने उसको अपने पास नहीं रखा था, क्योंकि उनका मानना था कि हर खजाना अपने साथ ले जाना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजों को वहीं पर छोड़ देना चाहिए जहां पर वो हमेशा से मौजूद थे। इसलिए इस बार भी हमें लालच में आकर कोई भी गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। फिर वो पूरी टीम पिरामिड के अंदर पहुंच जाती है। ओवेन अपने आदमियों को दीवार तोड़ने के लिए ड्रिल चलाने का आदेश देता है, लेकिन शार्लेट उसको रोक देती है और कहती है इतनी अद्भुत जगह बनाने वालों ने इसे खोलने का कोई सुरक्षित तरीका जरूर छोड़ा होगा। फिर काफी खोजबीन करने के बाद उनको एक विशाल स्टोन मैकेनिज्म मिलता है, लेकिन उसको चलाया कैसे जाए ये उनको समझ में नहीं आता। तभी टॉम दीवारों पर बने हुए निशानों को देखकर वही वाटर इन द डेजर्ट वाली धुन को बजाने लगता है और देखते ही देखते उसकी रिदम पूरे चैम्बर में गूंजने लगती है। तभी शार्लेट पास में लगी एक बड़ी घंटी पर वार करती है और अचानक पूरा कमरा हिलने लगता है। फिर वो विशाल पत्थर अपनी जगह से हट जाता है और उसके पीछे उन्हें एक मूविंग प्लेटफॉर्म दिखाई देता है, जो उन्हें पिरामिड के और भी गहरे हिस्से में ले जाता है। दूसरी तरफ ऑफिसर जमाल भी अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाता है और एस्मा भी अपने आदमियों के साथ वहां पर आ जाती है। फिर वो सब मिलकर ओवेन के हथियारबंद लोगों का सामना करते हैं और इस लड़ाई में डेब को एक गोली लग जाती है। फिर मर्फ उसको बचाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ शार्लेट को एक ट्री ऑफ लाइफ दिखाई देता है और फिर वो उसकी रक्षा करने वाला एम्बर स्टोन निकालकर सामने बनी जगह पर लगा देती है और ऐसा करते ही एक गुप्त रास्ता खुल जाता है। फिर वहां से नीचे उतरने पर आखिर
आखिरकार वो लोग फाउंटेन ऑफ यूथ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन फाउंटेन के पास पहुंचते ही वो देखते हैं कि अब उसमें बहुत ही कम पानी बचा है। फिर शार्लेट सबको वार्निंग देती है कि इस पानी में बहुत ताकत है, ये किसी के लिए भी वरदान बन सकता है और श्राप भी। और अब इस बात का फैसला भी ये फाउंटेन ही करेगा कि कौन इस ताकत के लायक है। ये बात सुनकर ओवेन खुद पानी पीने की हिम्मत नहीं करता, बल्कि ल्यूक से कहता है कि पहले तुम जाकर पानी पी कर आओ। लेकिन ल्यूक तो साफ साफ इनकार कर देता है कि मेरा काम तुम सबको यहाँ पर लाने का था, अब आगे क्या करना है ये तुम्हारा फैसला होगा। अब ये बात सुनते ही ओवेन अपना असली रंग दिखा देता है और ल्यूक के कंधे पर गोली मार देता है। फिर वो ल्यूक को गन दिखाकर धमकी देता है कि अगर तुमने वहां जाकर उस पानी को नहीं पिया तो मैं शार्लेट और टॉम को मार डालूंगा। फिर वो उनको एक और सच्चाई बताता है कि मुझे कोई कैंसर वैंसर नहीं है, बल्कि ये तो मेरा यहाँ पर आने का प्लान था ताकि तुम लोग मेरी इमोशनल स्टोरी पर भरोसा करके मुझे फाउंटेन ऑफ यूथ तक ले आओ। अब मजबूरी में ल्यूक जैसे ही फाउंटेन के पास जाता है तो उसके जख्म से खून की कुछ बूंदें पानी में गिर जाती है और जैसे ही खून पानी को छूता है फाउंटेशन जाग उठता है और उसका पानी ल्यूक के चारों तरफ घूमने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उस पानी को पीने लगता है तो उसको फिर से विजन दिखाई देता है, जिसमें वो देखता है कि अगर उसने पानी पी लिया तो शार्लेट और टॉम की पूरी जिंदगी उससे छीन ली जाएगी और फिर देखते ही देखते वो दोनों बूढ़े होकर मर जाएंगे। ये देखकर ल्यूक तुरंत ही पानी पीने से इनकार कर देता है। फिर ओवेन खुद आगे बढ़ता है और अपने हाथ पर कट लगाता है और खून की कुछ बूंदें फाउंटेन में गिरा देता है। इस बार भी पानी रिएक्ट करता है, लेकिन ओवेन तो बिना एक पल भी सोचे उस फाउंटेन का पानी पी लेता है। लेकिन इतने में एस्मा और ऑफिसर जमाल भी वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर एस्मा तुरंत अपने लीडर की दी हुई चाबी से उस फेल सेफ मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देती है और अगले ही पल पूरा पिरामिड जोर जोर से हिलने लगता है और धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। अब शुरू में तो ओवेन खुद को पहले से ज्यादा जवान और ज्यादा ताकतवर महसूस करता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद सब कुछ बदल जाता है और उसकी बॉडी तेजी से बूढ़ी होने लगती है, जिसके कारण वो दर्द से तड़पने लगता है। अब वहां मौजूद सभी लोग समझ जाते हैं कि ये फाउंटेन हर किसी को अमर नहीं बनाता, बल्कि पहले ये इंसान की नीयत देखता है और उसी हिसाब से ये अपना पानी पीने वाले को इनाम देता है। ओवेन अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ लालच और ताकत के पीछे भागता रहा और अगर इस दुनिया में वो किसी से प्यार करता था तो वो खुद से ही करता था। इसलिए फाउंटेन ने उसको कोई वरदान नहीं दिया, बल्कि उससे उसकी बची कुची जवानी भी छीन ली। अब उसका यही लालच उसकी सबसे बड़ी सजा बन गया। फिर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागने लगते हैं और भागते भागते ओवेन का सबसे भरोसेमंद आदमी नीचे गिरकर मर जाता है। तभी ल्यूक भी वहां से गिरने वाला होता है, लेकिन ऐन वक्त पर एस्मा उसका हाथ पकड़कर बचा लेती है। फिर किसी तरह से वो सब पिरामिड से बाहर निकल आते हैं और फाउंटेन ऑफ यूथ हमेशा के लिए दुनिया की नजरों से छिप जाता है। अब बाहर आने के बाद भी ऑफिसर जमाल अपनी आंखों से ये सब देखने के बावजूद ल्यूक और उसकी टीम को अरेस्ट नहीं कर पाता। फिर एस्मा मुस्कुराकर ल्यूक से कहती है, कुछ राज ऐसे होते हैं जिनको हमेशा राज ही रहने देना बेहतर होता है। और इतना कहकर वो जाते जाते ल्यूक के गाल पर हल्का सा किस कर देती है और वहां से चली जाती है। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं शार्लेट अब ल्यूक के साथ मिलकर दुनिया के खोए हुए ऐतिहासिक खजानों की तलाश करने का फैसला करती है। लेकिन इस बार उनका मकसद उनको निकालकर बेचना नहीं था, बल्कि उनको गलत हाथों में पड़ने से बचाना था। और इसी के साथ इस रोमांचक मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट मूवी आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।